हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हमने डिटेल में पढ़ा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपके सिलेबस में ये मेंशन है या आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी लिखा है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए यहां पे मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, आपको जाना है टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आपने लिखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The monetary policy of India is the macroeconomic policy। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की, अब ये पॉलिसी ओवरऑल इंडिया की बात करती है, तो ये हमारे पास क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर ये किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, फिर हम इनको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स। क्यों? टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स लाइक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई को है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। यानी बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज नहीं होने देनी है। एंश्योरिंग लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को एंश्योर करना है, यानी जो कैश फ्लो है ना इंडिया के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसको मेंटेन करना है। एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तभी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगे। जब हमारे पास प्राइसेस स्टेबल होंगी तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करेंगे। अब ये पावर आरबीआई को किसने दी है कि आप मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करो? तो ये पावर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब हमारे पास जनरली मॉनेटरी पॉलिसी टू टाइप्स की होती है: एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है? जैसा नाम वैसा काम। यहां पे मनी सप्लाई को एक्सपेंड किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। यानी इस वक्त आपको पैसे बहुत सस्ते मिलेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, अगर आप लोन लेना चाहते हो बैंक से, आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा। एक्चुअल में जब हम बैंक से लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, हम पैसों को खरीदते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट किसी शॉप से खरीदते हैं, हम उस प्रोडक्ट के बदले में उस शॉप वाले को पैसे देते हैं। जितनी प्राइस उस प्रोडक्ट की होगी उतना हम पे करते हैं। सेम केस यहां पे भी है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम उस पैसे की प्राइस पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसी वजह से यहां पे लिखा है चीप मनी, यानी आपको पैसा सस्ते में मिल रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस वक्त आरबीआई चाहती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना। अब वो कैसे कर सकती है? जैसे डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम है, आपके ऊपर इंटरेस्ट कम लगेगा, आप जाओगे बैंक के पास, वहां से पैसे बोरो करोगे। ठीक है? तो उस वजह से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स। उसके बाद बैंक्स को कुछ रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास भी,
और आरबीआई के पास भी। ठीक हो गया ना? जब आरबीआई इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेगी तो जो कमर्शियल बैंक हैं, यानी जैसे जे&के बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इनके पास ज्यादा पैसा रहता है लोन देने के लिए। जब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इनको कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए इस पॉलिसी को लाया जाता है। रेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, कम होगी। फिर हमारे पास है सेकंड, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू डेयर मनी, यानी आपको पैसा महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा यानी आरबीआई चाहता है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई। जब आरबीआई ये चाहता है कि मुझे मार्केट से, बैंक से पैसे को कम करना है, सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना है, तो आरबीआई फॉलो करता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां पे कौन से मेजर उठाता है? जैसे रेजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को रेज करना। जब इंटरेस्ट रेट को रेज किया जाएगा तो आपको महंगा मिलेगा फिर पैसा, यानी आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना है। जब आप बैंक से लोन लोगे तो आप फिर कम लोन लोगे तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। या इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक, इसी तरह से जब रिजर्व को इंक्रीज किया जाएगा, यानी जो रिजर्व रखना होता है एक कमर्शियल बैंक को अपने पास और आरबीआई के पास, जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक के पास फिर कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, तो आगे सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। ठीक है, इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, तो इसके थ्रू इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाता है। नाउ, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपने लिखना है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपसे यह पूछा जाए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास डिफ्लेशन हो या डिप्रेशन हो, आपने कहना है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि डिफ्लेशन को हो या डिप्रेशन को हो, उस टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको रेज करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। फिर हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015। इस एग्रीमेंट में यह बोला गया द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्राइस है इसको स्टेबल रखना, ना तो ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए ना ज्यादा डिक्रीज होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हमें क्या अचीव करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ये भी सेट किया गया। यानी एक फिक्स इन्फ्लेशन नहीं रहेगा कि हमें 4% इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करना है या 3%, ऐसा नहीं है, बल्कि फ्लोटिंग है। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन है। जैसे करंटली अगर हम देखेंगे तो 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, एंड ये फिक्स नहीं है। 2% लोअर बैंड है एंड 6% अपर बैंड या अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई सेट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन टारगेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन टारगेट सेट करेगी, किसके कंसल्टेशन? आरबीआई के साथ कंसल्ट करके वंस एवरी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको सेट किया जाएगा। देन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं।
यहां पे हम एक प्रॉपर मैनेज्ड तरीके से अब पढ़ेंगे। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। जो अभी हमने यहां पे पढ़ा, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, यहां पे भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहां पे भी है नंबर वन प्रियोरिटी मॉनेटरी पॉलिसी की क्या है? जो प्राइस है इसको स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। कैसे अचीव होगी? व्हेन द इकोनॉमी स्लो डाउन, जब इकोनॉमी बहुत स्लो है, जब इकोनॉमी को पैसों की जरूरत होगी, तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा। उस वजह से जो लोन है वो चीपर हो जाएंगे। बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्रीज बिल्ड करेंगे। जब फैक्ट्रीज बनेंगी, प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन के लिए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, यानी लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। तो जो इकोनॉमी स्लो हो रही थी अब वो ग्रो करेगी। देन हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसीज का ये ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, ensuring that banks and financial market are safe and don't collapse। ठीक है। It monitors, आरबीआई मॉनिटर करता है टू मेक श्योर दे आर टेकिंग डेंजरस रिस्क। जो बैंक्स है वो कोई डेंजरस रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, उनके पास जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं क्या वो सेफ हैं या नहीं है। इन केस कोई भी क्राइसिस कोई बैंक फेस कर रहा है तो आरबीआई उसकी हेल्प करेगा, आरबीआई इंजेक्ट करेगा पैसे उस सिस्टम में ताकि बैंक कंटिन्यूअसली चलता रहे। फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो एक्सचेंज रेट है इसको स्टेबल रखना। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ रूपी। ठीक है। जो वैल्यू ऑफ रूपी है कंपेयर टू डॉलर, डॉलर के कंपेयर में पैसे की कितनी वैल्यू है। अब आरबीआई का ये काम है कि जो इंडियन रूपी है इसकी वैल्यू ज्यादा फ्लैक्चुएट ना हो। अगर ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे इफ द रूपी बिकम टू वीक सडनली, अगर अचानक से रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, यानी पहले 70 रुपी में $1 मिलता था, अब हमें 90+ रुपीज देने पड़ते हैं $1 के लिए। तो इस वजह से जो इंपोर्ट हम करेंगे ना वो बहुत महंगा हो जाएगा। अगर आपको ऑयल खरीदना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी होगी, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जब एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो दिस लेड्स टू द इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है? अब इंडिया ने अडॉप्ट किया है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, यानी जो रुपये की वैल्यू है ये बेस है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, यानी जैसी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होगी। लेकिन आरबीआई यहां पे क्या काम करता है? आरबीआई के पास जो रिजर्व होता है वहां पे जो डॉलर्स होते हैं, आरबीआई उस टाइम पे सेल करता है अपने डॉलर्स रिजर्व से एंड टेक रूपी फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से रुपया ले लेता है। उस वजह से रुपीस की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फिर रुपया जो है स्ट्रांगर बन जाता है एंड इस तरह से जो डाउनफॉल हुआ है वो करेक्ट होता है। इस तरह से आरबीआई जो है सेल करता है या बाय करेगा डॉलर इन द मार्केट इन ऑर्डर टू मेंटेन द अप्स एंड डाउन्स। जो भी अप्स एंड डाउन्स है इनको खत्म करेगा। ठीक है। एंड मार्केट फिर स्मूथली चलेगी। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट वगैरह को कंट्रोल किया जाएगा। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में एक क्वांटिटी देखी जाती है मनी की। ठीक है। ये जनरल लेवल पे होता है। इसके थ्रू अगर यहां पे कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में या तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है।
वेयर एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ये एक सिलेक्टिव कंट्रोल है, यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर के अंदर हम सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करेंगे, एट द सेम टाइम स्टील में हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्टिव एंड ये हमारे पास है जनरल। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इनको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव टूल्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, दीज टूल्स अफेक्ट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द मनी सप्लाई। जो ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी है इसको कंट्रोल करता है। फर्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। नाउ ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है रेडिली अवेलेबल कैश दैट बैंक्स नीड टू मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स। यानी जो बैंक के पास अवेलेबल कैश है ना, जिससे वो शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैश हमारे पास है, सिंपल याद रखो। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट यानी कैश की एडजस्टमेंट करनी। तो LAF is a tool used by RBI through which it injects or absorb liquidity। जैसा यहां पे नाम वैसा काम, यानी जो कैश बैंक्स के पास है या तो इंजेक्ट करेगा या उनके पास सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी या वो एब्जॉर्ब होगा। It was introduced as a part of outcomes of नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये यहाँ पे आया था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जब इन द ईयर 1998 में हुए थे। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट सबसे पहले हम समझेंगे फुल फॉर्म ऑफ रेपो। रेपो को क्या मतलब है? रिपर्चेजिंग ऑप्शन या रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट। अब रेपो रेट क्या है? द रेट at which the RBI offers short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate। अब ये क्या है, इसको हम यहां पे समझेंगे। लेट अस सपोज दैट ये है आपका J&K बैंक यानी कमर्शियल बैंक, एंड ये है RBI। अगर J&K बैंक को अर्जेंटली लोन की जरूरत है, J&K बैंक चला जाता है RBI के पास, RBI को कहता है कि मुझे लोन की जरूरत है। ठीक है, अब RBI इसको क्या कहता है? ठीक है, मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको यहां पे कलेटरल रखना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी, यानी कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। तो कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज RBI के पास रखती है एंड RBI इसको लोन दे देता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। अगर सिंपल भाषा में आपसे कोई पूछेगा भाई रेपो रेट क्या है, आपने कहना है एक कमर्शियल बैंक है, जैसे J&K बैंक है, स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। जब इनको शॉर्ट टर्म यानी जल्दी जल्दी कोई पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये जाते हैं RBI के पास, RBI इनको लोन देता है और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। यहां पे क्या होता है, जिस टाइम पे कमर्शियल बैंक RBI के पास चला गया ना, वहां पे एक एग्रीमेंट भी साइन होता है। उसी टाइम पे एग्रीमेंट साइन होता है, उसको हम कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट। यानी यहां पे एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है भाई आप लोन ले लो, लेकिन 14 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, जितने दिन के बाद, यहां पे एक डेट और टाइम फिक्स होता है। इतने टाइम में कमर्शियल बैंक ने जो लोन लिया है वो पैसे, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेपो इंटरेस्ट वापस करना है और RBI से वो सिक्योरिटीज वापस खरीदनी है, यानी रिपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेपो रेट। एंड यहां पे मैंने जो आपको फुल फॉर्म बोली थी रिपर्चेजिंग ऑप्शन, क्योंकि यहां पे एग्रीमेंट होता है कि वो सिक्योरिटीज आपने वापस खरीदनी है। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा, RBI चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। याद आपने रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे
रेपो रेट क्या होगा? आपने लिखना है कि आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब इंक्रीज करेगा तभी तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि फिर जो कमर्शियल बैंक है इनको महंगा पड़ेगा लोन यहाँ से। जब इनको महंगा मिलेगा तो ये आगे भी लोन महंगा देंगे, तो हमें फिर लोन महंगा मिलेगा तो हम लोन कम लेंगे, तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब इकोनॉमी को पैसों की जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, उस टाइम पे आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी। ठीक है, तो जब रेपो रेट को कम करेगी, कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा। ठीक है, फिर आगे भी ये हमें सस्ते में लोन देंगे, तो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाएगा। फिर हमारे पास है रिवर्स रेपो रेट। जैसे हमने रेपो रेट पढ़ा ना, वैसे ही है रिवर्स रेपो रेट, लेकिन ये उल्टा है। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक यानी जेएंडके बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जेएंडके बैंक से लोन लेगा। जब जेएंडके बैंक यानी कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, आरबीआई कहेगा कि थोड़े से पैसे मुझे दे दो, या जो जेएंडके बैंक है ये अपने पैसे उठा के आरबीआई के पास रखेगा। उस टाइम पे जो आरबीआई इंटरेस्ट देगा किसको? जेएंडके बैंक को, उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, इसको फिक्स करता है आरबीआई। अब आप सोचोगे कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये लोन एक छोटा बैंक यानी कमर्शियल बैंक यानी जेएंडके बैंक आरबीआई को दे रहा है लोन, तो कमर्शियल बैंक इसमें डिसाइड करेगा कि रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए ना? ऐसा नहीं है। चाहे वो रेपो रेट है, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट है, बॉस कौन है? वो आरबीआई है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई बोरोस, जहां पे आरबीआई बोरो करता है फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इट इज द रेट बैंक अर्न व्हेन दे पार्क देयर सरप्लस लिक्विडिटी विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये वो पैसा है जब जेएंडके बैंक के पास या कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा, तो वो अपना पैसा उठा के किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा। फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, यानी आरबीआई कम इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक्स को, लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, तो उस केस में कमर्शियल बैंक कम फंड्स आरबीआई के पास रखेंगे, उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, क्योंकि उनको कमाना है इंटरेस्ट। तो अब वो इंटरेस्ट कमाएंगे लोगों से, क्योंकि लोगों से उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू आरबीआई। क्यों ऐसा क्यों करता है? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को तब कम करेगा जब उसको सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है। आरबीआई को पता है मैंने रिवर्स रेपो रेट कम किया, अब कमर्शियल बैंक मेरे पास पैसे कम रखेंगे, तो वो लोगों को ज्यादा पैसे देंगे, लोगों को ज्यादा पैसे देंगे तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा, तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जाएगा। अब आरबीआई चाहती है कि जो कमर्शियल बैंक है मेरे पास ज्यादा पैसे रखें, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करता है। अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा फायदा मिलता है जब वो पैसे आरबीआई के पास रखते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखते हैं, लोगों को कम देंगे। जब लोगों को कम देंगे तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगी, तो सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज, मैंने कोशिश की है बहुत आसान वे में समझाना। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज, सिर्फ आपके लगेंगे 5 सेकंड्स, आपने इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। जब लेक्चर खत्म होगा फिर इसको शेयर भी करना है। फिर हमारे पास है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? जिस तरह से हमने रेपो रेट पढ़ा ना, रेपो रेट के थ्रू कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं, बैंक रेट के थ्रू भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आरबीआई उस लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। अब फर्क क्या है? फर्क यहां पे पहला है लॉन्ग टर्म।
जो रेपो रेट है वो है शॉर्ट टर्म के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है, वेयर एज बैंक रेट के थ्रू जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। दूसरे नंबर पे नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। हमने पढ़ा था रेपो रेट। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज यानी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है आरबीआई के पास कोलैटरल रखता है, फिर वहां पे रिपर्चेज एग्रीमेंट भी होता है। लेकिन जब बैंक रेट के थ्रू लोन लिया जाता है वहां पे कमर्शियल बैंक को किसी किस्म की सिक्योरिटी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है, नहीं यहां पे कोई रिपर्चेज एग्रीमेंट है। इन्फ्लुएंस ऑन द अदर रेट्स, जिस तरह से रेपो रेट इन्फ्लुएंस करता है लैंडिंग रेट, इसी तरह से बैंक रेट भी इन्फ्लुएंस करता है लैंडिंग रेट्स, यानी वो इंटरेस्ट रेट जो कमर्शियल बैंक हम लोगों को चार्ज करता है जब हम उससे लोन लेते हैं। अब अगर आरबीआई चाहती है कि सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज किया जाए तो वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगी। जब बैंक रेट इंक्रीज होगा तो लैंडिंग रेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ रहा है, वो आगे भी हमें लैंडिंग रेट ज्यादा देगा। जब लैंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगी क्योंकि हम लोन कम लेंगे। अगर आरबीआई चाहता है सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना तो उस टाइम पे बैंक रेट को कम किया जाएगा। जब बैंक रेट कम होगा तो लैंडिंग रेट्स भी कम होंगे, लैंडिंग रेट्स कम होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक से लेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है। अब जो बैंक रेट है ना, इस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। लेट अस सपोज एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। कंपनी बी ने कंपनी ए से कुछ गुड्स खरीदे, लेकिन कंपनी बी के पास इस वक्त पैसे नहीं है। उस टाइम पे जो कंपनी ए है ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करेगा, जिसके अंदर ये कंपनी ए लिखेगी कंपनी बी को कंपनी ए को 100 रुपीज या $100 देने हैं, एंड टाइम भी फिक्स होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल 90 डेज में। ठीक है। फिर कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी ए चली जाएगी कमर्शियल बैंक के पास, मान के चलो जेंड के बैंक, जेंड के बैंक के पास जाएगी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जेंड के बैंक को दे देगी या किसी भी कमर्शियल बैंक को दे देगी। अब ये जो कमर्शियल बैंक है ये इस बिल को अपने पास रखेगा एंड डिस्काउंट रेट इस कंपनी को दे देगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 100 रुपीज का है, 5% पे डिस्काउंट किया, यानी 95 रुपीज उठा के इस कंपनी ए को दे देगा। कंपनी ए खुश हो जाएगी, इसको जो करंटली खर्चे करने हैं ये कर लेगी। अब कमर्शियल बैंक के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ये 90 डेज का वेट करेगा, फिर कंपनी बी आके इसको पैसे दे देगी। लेकिन कमर्शियल बैंक को भी पैसों की जरूरत है जल्दी से, कमर्शियल बैंक उठ के चला जाएगा आरबीआई के पास। ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को दे देगा। अब आरबीआई इस बिल को रिडिस्काउंट करेगा। एक बार कमर्शियल बैंक ने इसको डिस्काउंट किया, दूसरी बार जब आरबीआई करेगा तो इसको हम कहेंगे रिडिस्काउंटिंग। आरबीआई इस बिल को रिडिस्काउंट करेगा। अब ये जो रिडिस्काउंटिंग रेट है ना, ये होगा बैंक रेट। इसी वजह से हम बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, क्योंकि जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदेगा कमर्शियल बैंक से तो रिडिस्काउंट करेगा, वो क्या होगा, वो होगा बैंक रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक रेट होगा 2%, तो 100 का है ये, तो 2% यानी 98 रुपीज ये देगा कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक ने भी प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है। फिर 90 डेज के बाद जो कंपनी बी है वो आएगी इस आरबीआई के पास और इसको पैसे दे देगी, यानी जब मैच्योरिटी हो जाएगी। अब यहां पे देखो, कंपनी बी को भी मौका मिला 90 डेज का, कंपनी ए को भी फायदा हो गया, इसको जल्दी से पैसे मिल गए, कमर्शियल बैंक को फायदा हो गया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी फायदा हो गया। तो इस वजह से हम जो हमारे पास बैंक रेट है इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। फिर हमारे पास है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है, कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट्स का कुछ अपने पास भी रिजर्व रखना है
एंड कुछ कमर्शियल इसमें आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। ठीक है, यहां पे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है कैश रिजर्व रेशो एंड दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो यानी CRR is the minimum percentage of bank's total demand and time liabilities। अब ये डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है थोड़ा समझेंगे। अब हम बैंक के पास जाते हैं अपना डिपॉजिट जमा करने के लिए। हम यूजुअली दो तरह के डिपॉजिट बैंक के पास रखते हैं, एक तो हो गया डिमांड लाइबिलिटीज, दूसरा हो गया टाइम लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्यों है? लाइबिलिटीज यानी जो बैंक को वापस करना है। बैंक के पास तो दो तरह की ज्यादातर लाइबिलिटीज होती हैं, एक तो वो पैसे जो हमने डिपॉजिट रखे कमर्शियल बैंक को वो हमें वापस उनको देने हैं ना, यानी एक लाइबिलिटी वो है। दूसरी वो होगी जो उन्होंने खुद बोरो किए होंगे, चाहे वो आरबीआई से बोरो किए हैं या किसी और बैंक से। ठीक हो गया। अब डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? दीज आर द डिपॉजिट्स दैट अ बैंक मस्ट पे इमीडिएटली ऑन डिमांड। यानी आपने बैंक में रखे पैसे, जब आपको मर्जी है तब आप निकाल सकते हो। जैसे आप करंट अकाउंट में पैसे रखते हो, जब आपको चाहिए आप वापस ले लेते हो। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रखते हो, जब आपको पैसे चाहिए अब आप ले लेते हो। टाइम डिपॉजिट में हो गया दे आर पेएबल आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हो। ठीक हो गया, यानी जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हो। फिर हमारे पास है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये क्या है? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, ये माइनस हम करते हैं इंटर बैंक लाइबिलिटीज, यानी जो एक बैंक दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट रखता है। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं। अब आप यहां पे आ जाओ, CRR यानी जो डिपॉजिट है जो हमने कमर्शियल बैंक के पास रखा, चाहे वो डिमांड है या टाइम लाइबिलिटीज है, जो भी है, that a scheduled commercial bank is obligated to deposit with the RBI in the form of cash। अब जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल है उसकी कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती है, जैसे करंटली 3% है। यानी जितना भी डिपॉजिट अवेलेबल है उस डिपॉजिट का 3% आरबीआई के पास इसको रखना होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा सीआरआर क्या है, आपने सिंपल कहना है कमर्शियल बैंक का वो डिपॉजिट जो कि वो आरबीआई के पास रखता है। फिर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर डिपॉजिट, कोई भी इंटरेस्ट यहां पे नहीं मिलता है। ठीक हो गया। एंड जो डिपॉजिट होता है वो सिर्फ होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सीआरआर में सिर्फ कैश होता है, प्लस कोई भी इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक अर्न नहीं करती है। अब यहां पे सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इफ सीआरआर इज इंक्रीज, अगर सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन होगी तो सीआरआर को इंक्रीज किया जाएगा। यानी अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा परसेंटेज आरबीआई के पास रखनी है। यानी पहले सिर्फ 3% था, फॉर एग्जांपल अब 10% इसको रखना है। जब 10% कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ही रखना है तो फिर कम पैसे बचेंगे लोन देने के लिए। इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाएगा। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, यानी सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन होगी, आरबीआई चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाए, तो उस टाइम पे सीआरआर को डिक्रीज किया जाता है। जब कमर्शियल बैंक को कम डिपॉजिट रखना है आरबीआई के पास, पहले रखना होता था 3%, अब सिर्फ रखना है 1%, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे बचेंगे लोन देने के लिए, तो उस केस में सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर हमारे पास है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जिस तरह से हमने सीआरआर में पढ़ा वैसे हमारे पास एसएलआर है, लेकिन यहां पे जो हमारे पास है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये कमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी है। जो भी कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसका करंटली 18% कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। क्या रखा जा सकता है? कैश भी रखा जा सकता है, गोल्ड भी रखा जा सकता है। अब यहीं पे आपने डिफरेंस देखना है। अच्छा, सीआरआर में सिर्फ कैश चलता था, यहां पे कैश भी होगा, गोल्ड भी होगा एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। इसको अपनी मर्जी है,
लेकिन 18% यहां पे डिपॉजिट होना चाहिए, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव थ्री, इनमें से जो कॉम्बिनेशन किसी कमर्शियल बैंक को पसंद है वो रख सकता है। अब आपसे कोई पूछेगा क्या एसएलआर पे यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पे कोई इंटरेस्ट मिलता है? आपने कहना है यस। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनको पर तो इंटरेस्ट मिलता है ना। जब वो एसएलआर के अंदर रखेगा तो वहां पे भी कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, एसएलआर पे इंटरेस्ट भी है। सीआरआर सिर्फ कैश में चलेगा, लेकिन एसएलआर कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे भी वही सिस्टम है। अगर आरबीआई चाहता है सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना तो एसएलआर को इंक्रीज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 50% रखा, तो अब बहुत कम पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक को, ताकि वो लोन देने के लिए, जब लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा तो सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस किया जाएगा। इसी तरह से अगर एसएलआर को डिक्रीज किया जाएगा, यानी सिर्फ फॉर एग्जांपल 2% रखा, अब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए, तो इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाएगा। फिर हमारे पास है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? इट इज एन ओवरनाइट इमरजेंसी बोरिंग विंडो क्रिएटेड बाय द आरबीआई टू हेल्प कमर्शियल बैंक्स व्हेन दे फेस अ सडन शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब यहां पे आपने अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझी, आप कहोगे सर जो रिवर्स सॉरी जो रेपो रेट है, रेपो रेट में भी तो शॉर्ट टर्म फंड्स मिलती हैं। हाँ, बैंक रेट तो आपको समझ आ गया कि बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन कमर्शियल बैंक लेता है, लेकिन रेपो रेट में भी इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म फंड एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यहाँ पे क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन भी है। क्या फंक्शन है? जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसके थ्रू कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन कब लेता है? ये लास्ट ऑप्शन है। पहला, व्हेन एंटर बैंकिंग लिक्विडिटी ड्राइज अप। सबसे पहले जेड के बैंक ये कोशिश करेगा, यार मैं एसबीआई से लोन लेता हूं, लेकिन एसबीआई कहेगा ना, मैं आपको लोन नहीं देता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। और when a bank has no eligible securities left or has already borrowed up to the repo limit। अब दूसरा ये है कि जेड के बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक सबसे पहले कोशिश करेगा कि मैं आरबीआई से लोन ले लो। किसके थ्रू? रेपो रेट के थ्रू। लेकिन यहां पे तो एक कंडीशन है। यहां पे कंडीशन ये है कि इस कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज जमा करनी पड़ेगी एज ए कोलेटरल आरबीआई के पास। फॉर एग्जांपल जेएंडके के बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटीज नहीं है, या जेएंडके बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक है जो रेपो रेट के थ्रू एक लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। अब कोई भी ऑप्शन एक कमर्शियल बैंक के पास नहीं बचेगा। तो जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो उसी केस में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के थ्रू एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से बारो करेगा। इतना झंझट क्यों? क्योंकि ये एक पैनल रेट है, ये पेनल्टी रेट है, ये रेपो रेट से ज्यादा है। जैसे अगर रेपो रेट 2% होगा ना, तो ये इससे ज्यादा 3% होगा या 4% होगा। इसलिए पहले जो कमर्शियल बैंक है ये कोशिश करता है मुझे लोन रेपो रेट पे मिले। अगर वो लिमिट खत्म हो गई या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गई, तो उस वजह से फिर उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की तरफ देखना पड़ता है। अब आप कहोगे सर ये पेनल्टी रेट क्यों है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को पेनल्टी रेट क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, अंडर एमएसएफ बैंक कैन बोरो बाय यूजिंग एसएलआर सिक्योरिटीज। ये अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा कि बैंक के पास सिक्योरिटीज खत्म हो गई, अभी आप कह रहे हो कि बारो कर रही है जब वो कोलेटरल रखेगी एसएलआर सिक्योरिटीज। मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये है टोटल डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, इस टोटल डिपॉजिट में से बैंक ने रखा है कुछ एसएलआर, कुछ सीआरआर रखा है आरबीआई के पास। अब एसएलआर में रखा है कुछ कैश, कुछ है गोल्ड एंड कुछ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मान के चलो ये टोटल है 18%। अब ये जो पैसा है, ये जो अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचा, यहां पे वो लोन भी दे सकते हैं या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब एक कमर्शियल बैंक
आरबीआई से लोन लेता है इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट, ये वाली सिक्योरिटीज को वो वहां पे गिरवी रखता है एज ए कोलैटरल। ठीक हो गया। लेकिन ये सिक्योरिटीज इस वक्त कोई भी नहीं है, ये एक कंपलसरी है एसएलआर मेंटेन करना। अब कमर्शियल बैंक के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये वाली सिक्योरिटीज को निकाल के आरबीआई के पास कोलेटरल रखता है। यानी जो उसके पास 18% कंपलसरी एसएलआर रखना होता है, अब वो डिक्रीज होगा। आरबीआई नहीं चाहता है एसएलआर को डिक्रीज करना, इस वजह से वो एक पेनल्टी लगती है कमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सी सिक्योरिटीज है, आपने कहना है जो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज है, जो कि उसको कंपलसरी 18% यहां पे मेंटेन करना है, वहां से जब वो निकालेगी तो पेनल्टी लगेगा। तो इसी वजह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को पेनल्टी रेट कहा जाता है। ठीक है। देन तो याद रहा आपको, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। फिर हमारे पास है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अभी हमने पीछे पढ़ा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वहां पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, यानी इंजेक्शन ऑफ मनी होता है, मनी बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, यहां पे एब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेगा विदाउट एनी सिक्योरिटीज। एसडीएफ इज ए टूल इंट्रोड्यूस बाय द आरबीआई इन अप्रैल 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। इट एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, ये क्या करता है, एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक विदाउट रिक्वायरिंग द बैंक टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है, किसके थ्रू, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन वहां पे आरबीआई को सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के पास रखनी पड़ती हैं एज ए कोलेटरल। लेकिन जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, यहां पे आरबीआई को किसी किस्म की कोलैटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, ये कमर्शियल बैंक से विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल पैसे ले सकती है। बैंक्स कैन पार्क देयर एक्सेस फंड विद द आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास पैसे रख सकते हैं एंड आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगा, लेकिन कोई भी कोलैटरल नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जब इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि वो मार्केट से पैसा उठाए, लोन पे ले, यानी अपने लोगों से लोन ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन नहीं लेना है, यूएस से लोन नहीं लेना है, बल्कि अपने लोगों से उसको लोन लेना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इशू करेगी, यानी एक सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। आपने वो वाली सिक्योरिटी नहीं समझनी है जो पुलिस वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस करेगी मैं आपके पैसे वापस करूंगी विद इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इफ आरबीआई वांट्स टू इंड्यूस लिक्विडिटी और मोर फंड्स इन द सिस्टम, अगर आरबीआई ज्यादा पैसे सिस्टम में डालना चाहती है तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगी। ठीक है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगी तो बैंक्स के पास पैसा ज्यादा जाएगा, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि खरीदना है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर आरबीआई चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाएगा, उस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। जब बैंक्स उसको खरीदेंगे तो जो पैसे हैं वो आरबीआई के पास चले जाएंगे, बैंक के पास बचेंगी सिक्योरिटीज, यानी कैश कम हो जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज किया जाएगा। फिर है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों है, सेलिंग भी है, बाइंग भी है। लेकिन जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ना, ये वन साइडेड है, ये सिर्फ एक ही तरफ से है। इट रेफर्स टू द इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी, ये सिर्फ जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है इसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आया था 2004 में, और ये उस टाइम पे इस वजह से आया था क्योंकि बहुत सारा
फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ था इंडिया में, जिस वजह से इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो गई थी। तो ये टूल इसी वजह से लाया गया था, टू कंट्रोल द एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये वन साइडेड है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है? बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है और पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। अंडर इट द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल किया जाता है ऑन द जनरल बेसिस। ठीक है, द विड्रॉवल ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। अब जो एक्सेस लिक्विडिटी है, इसको जब रिमूव किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्टेरलाइजेशन। तो ये थे हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना।